आज का हमारा जो डिस्कशन है वो भारत में राष्ट्रवाद है ना, ये हमारा जो जीई का पेपर है उसका अगला जो चैप्टर है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगला चैप्टर जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस, मतलब एक राष्ट्रवादी जो राजनीति उस दौर में शुरू हुई और उसका एक जो सामाजिक विस्तार का जो एक फेज आता है, एक जो युग आता है भारत में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रवादी आंदोलन का जो शुरुआती फेज था, जिसमें सबसे पहले आते हैं लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, मतलब उदारवादी संविधानवादी, है ना। ये उदारवादी संविधानवादी हम लोग क्लास में अपनी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। जब हम लोग ओरिएंटलिज्म डिस्कस कर रहे थे, जब हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है तब जो उसके लीडर्स अपॉइंट होते हैं, उन लीडर्स के अपॉइंट होने का कारण क्या था, वो किस एजुकेशन वाले बैकग्राउंड से आते थे, और ओरिएंटलिज्म के होने के नाते उन लोगों ने किस तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ एक प्रतिवेदन करना, प्रार्थना करना, है ना, इन सब नीतियों को अपनाया बनिस्बत ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज करने के। तो ये पूरा का पूरा डिस्कोर्स हम लोगों ने क्लास में समझ लिया है। अगला जो इसमें आता है वो है स्वदेशी एंड रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब उग्रपंथी, है ना। तो इसमें एक स्वदेशी नेताओं का जन्म होता है इस फेज में, और इसी फेज में हम लोग देख पाते हैं कि उग्रपंथी जो फेज था, लाल बाल पाल, हालांकि ये भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया, लेकिन इसमें थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है, इसलिए इस लेक्चर को यहाँ मैं दोबारा से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसमें देखिए हमारे लिए जानना सबसे पहले ये जरूरी है, अगर हम वापस अपने पहले चैप्टर की तरफ जाएं जहां हम लोग सोशल रिफॉर्म क्यों हुआ भारत में, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर भारत ने सामाजिक सुधार वाला रास्ता ही क्यों चुना। अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस चीज को देखें तो हमें नजर आएगा कि कहीं ना कहीं चार्ल्स ट्रेवेलियन और लॉर्ड मैकॉले 1833 से 1838 के बीच में बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चाएं कर रहे थे, जिनमें सबसे प्रमुख उनकी चर्चा ये थी कि भारत पर हमें लंबा शासन कैसे अपना बनाए रखना है। तो चार्ल्स ट्रेवेलियन वहां सजेशन देते हैं कि हम भारत को सुधार के रास्ते पर डाल देते हैं, यूरोपियन मॉडल दिखा देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लंबा शासन कर पाएंगे। आज़ादी भारत तब भी हम लोगों से लेगा, लेकिन वो आज़ादी वो एक कछुए की तरह से चलते हुए आएगी। अगर रेवोल्यूशन का रास्ता भारत ने लिया तो उनको तुरंत हमें आज़ादी देनी पड़ जाएगी, हम लोग बहुत दिन यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सोशल रिफॉर्म भारत में हुए उसमें ब्रिटिश का जो ये लिबरल जो लोग थे, इनका योगदान बहुत ज़्यादा है, जो भारत को समाज सुधार की तरफ लेकर गया और भारत में समाज सुधारों की शुरुआत होती है। उसके बाद हम लोगों ने इसी चैनल पे मौजूद है राजा राम मोहन रॉय से लेकर और मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, मतलब मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन, यहाँ तक पूरा एक जो हमारा डिस्कोर्स है उसको हम लोगों ने कवर किया। देखिए जब हम लोग बात करेंगे स्वदेशी की और रेडिकल्स की, मतलब जो उग्रपंथी लोग थे, तो इसमें हमें कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। देखिए ब्रिटिश जो स्टेट रहा भारत में, वो शुरुआती दौर में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी लेकर चला, अहस्तक्षेप की नीति लेकर चला। कुछ समय के बाद हम लोग ये देखते हैं कि यही ब्रिटिश स्टेट हस्तक्षेप की नीति लेकर चलना शुरू होता है। हस्तक्षेप मतलब जहां ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक लाइफ में हस्तक्षेप किया, सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया, राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप किया, कई तरह के कानून लेकर आए वगैरह, ये सारी चीज़ें हस्तक्षेप की नीति को आगे बढ़ावा देती हैं। इसमें हमें ये देखना होगा कि जो 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद ब्रिटेन में दो जो मुख्य दल थे, एक कंजर्वेटिव और दूसरे लिबरल्स, या एक तरीके से कह लीजिए एक वो जो अथॉरिटेरियन आइडियाज में विश्वास रखते थे और दूसरे वो जो थोड़े लिबरल उदारवादी आइडियाज में विश्वास रखते थे। इनके बीच में एक बहस होती है। इनमें जो कंजर्वेटिव थे यानी कि अथॉरिटेरियन जो थे, उनका ये कहना था कि अगर हम लोग इंडियंस को पहले दिन से ही दबा कर रखते और
उनको सर ही नहीं उठाने देते किसी भी मामले में, और उनको बिल्कुल ये बता कर रखते कि दे आर सिंपली गुड फॉर नथिंग, और उनकी बेइज्जती करते। हाँ, और उनका आत्मसम्मान उनसे हम लोग अगर छीन लेते, बिल्कुल दबा कर रखते, उन्हें कुचल कर रखते, पूरी तरीके से अपने ऐसे मुट्ठी में कंट्रोल करके रखते, तब उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो 1857 की क्रांति के बारे में सोच भी पाते। तो हम लोगों ने ये किया नहीं, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही, इसलिए हमें 1857 की क्रांति झेलनी पड़ी। ये कंजर्वेटिव ये बात वहां रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चार्ल्स ट्रेवेलियन और लॉर्ड मैकॉले और उनके कुछ अलग दूसरे समर्थक जो लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने ये कहा कि भाई 1857 की क्रांति हुई ही इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इंडियंस को के साथ वो सुलूक नहीं किया जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है। हम लोगों ने उनके साथ बहुत बदसलूकी करी, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, उनके बादशाह के साथ बदतमीजी करी, उनके विभिन्न राजा रानियों के साथ बेइज्जती करी, उनके आम जनता के साथ युद्ध के दौरान या युद्ध से पहले बहुत ज्यादा बेइज्जती करी, उनको उत्तराधिकार का राइट नहीं दिया, वगैरह वगैरह। हाँ, दत्तक पुत्र किसी ने ले लिया तो उसको भी हम लोगों ने मान्यता नहीं दी। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनको दबा रखे थे। इस दबाने की वजह से जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, 1857 की क्रांति में इस नीति ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और अगर हमें भारत पर लंबा शासन करना है तो हमें भारत को एक प्रजातांत्रिक मूल्य देने पड़ेंगे, हमें भारत को कहीं ना कहीं आत्मसम्मान देना पड़ेगा उनका, और हमें भारत को एक उस रास्ते पर लेकर जाना पड़ेगा जो हमारे लिए सुलभ हो। ये लिबरल्स का मानना था। अब देखिए, अब ब्रिटेन में तो दोनों ही दल हैं, कभी वहां पर कंजर्वेटिव पावर में आ जाते हैं, कभी हमने देखा कि लिबरल पावर में आ जाते हैं। जब भी भारत में कंजर्वेटिव जब भी ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पावर में आए तो वही कंजर्वेटिव पार्टी का वॉयसरॉय भी भारत आते हैं, और जब लिबरल की सरकार बनती है तो लिबरल वॉयसरॉय भारत में आते हैं। जब कंजर्वेटिव पार्टी होती है और कंजर्वेटिव वॉयसरॉय आते हैं तो उनका काम क्या है, वो प्रेस को बंद कर देंगे, बिल्कुल कोई आज़ादी नहीं होगी, कुछ भी चीज़ आप लिख बोल नहीं सकते, हर तरीके की भाषण अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगा देंगे, हर वो काम करेंगे जो भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा होगा, और उनके जो एक झूठा अभिमान होता है उसको बढ़ा रहा होगा। हर वो काम वो करेंगे ताकि उनका जो मानना है कि इंडियंस को जितना दबाया जाएगा उतना ब्रिटिश शासन के लिए अच्छा है, उस मान्यता को वो आगे बढ़ाएंगे। और ये हमेशा हम लोगों ने देखा कि जब भी कंजर्वेटिव पार्टी का कोई वॉयसरॉय भारत में आता है तो वो उसी नीति पर चलता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि अपने पूरे कॉलोनियल इतिहास में ये साफ नजर आया कि जब भी लिबरल कोई वॉयसरॉय आता है, लिबरल पार्टी जब ब्रिटेन में होती है, तो वो लिबरल वॉयसरॉय प्रेस को आज़ादी देता है, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत को मिलती है, डोमिनियन स्टेट की बात उठना शुरू होती है, वोटिंग राइट की बात होनी शुरू होती है, प्रांतीय सरकारों की बात होनी शुरू होती है। मतलब कुल मिलाकर वो प्रजातांत्रिक मूल्य जो है वो भारतीयों को देने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं। यहां से अगर हम लोग शुरू करें चार्ल्स ट्रेवेलियन और इस कंजर्वेटिव और लिबरल पर्सपेक्टिव में, और साथ ही साथ जो मैकॉले ने एक पक्ष रखा था कि हमें भारत पर किस तरीके से शासन करना चाहिए, तो यहां से अगर हम लोग शुरू करें, भारत में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ और उग्रपंथी आंदोलन हुआ, तो हमें कहीं ना कहीं वो बात सही होते हुए दिखाई देगी जो चार्ल्स ट्रेवेलियन और लॉर्ड मैकॉले 1833 से लेकर 1838 के बीच में भारतीयों के बारे में जिस पर चर्चा कर रहे थे कि हमें भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें भारतीयों को कौन से रास्ते पर डालना है लंबा शासन करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई विरोध का स्वर बहुत तेजी से ना उभरे, या तो इस तरीके का छोटे मोटे स्वर उभरे जिन्हें हम आसानी से दबा सकते हैं, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मांग उठाने वाले लोग आए, जैसे कुछ समय के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, जब चार्ल्स ट्रेवेलियन वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल मांग को उनकी थोड़ा बहुत स्वीकार करके और अपना काम चलाते रहेंगे।
तो ये चर्चा वो उस बीच में कर रहे थे। लेकिन कंजर्वेटिव जो पार्टी के लोग थे वो इसके जस्ट विपरीत सोचने वाले लोग थे। स्वदेशी आंदोलन शुरू होने के पीछे कंजर्वेटिव वॉइस रॉय का बहुत बड़ा हाथ था, जो ये मानता था कि इंडियंस को पूरी तरीके से दबा के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको दबा कर नहीं रखेंगे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार नहीं करेंगे, इनके ऊपर टैक्स जिसे लगान कहते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, भले ही सूखा पड़ा हो, भले ही अकाल आया हो, किसी भी कंडीशन में हो, मर रहे होंगे, लेकिन हमें अपना काम इनसे निकलवाना है। ये जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे, ये कंजर्वेटिव आइडियाज़ के खिलाफ कई बार उग्र आंदोलन भारत में हुए, जो कहीं ना कहीं चार्ल्स ट्रेवेलियन और लॉर्ड मैकॉले की बात जो उन लोगों ने कही थी उसको सही साबित करते हुए दिखते हैं। लेकिन कंजर्वेटिव इस पॉलिसी पर हमेशा चले, 1947 तक चले। देखिए, जो भारत में जो हम लोग रेडिकल और स्वदेशी फेज एक देखते हैं, उसका अगर थोड़ा सा पीछे जाएं हम लोग तो ये समझ में आता है हमें कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी वो 1885 में बनती है, और इसमें जो 20 साल इसने एक तरीके से अपना डोमिनेंस रखा भारतीय राजनीति या सामाजिक व्यवस्था के ऊपर, उसमें जो उदार संविधानवादी थे, जिनकी बात मैं अभी कर रहा था, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हाँ, फिरोज शाह मेहता, ये सब जो लोग थे, इनका पूरी तरीके से वर्चस्व था 1885 से लेके अगर माना जाए 1905 तक लगभग। तो 20 साल जो है इन लोगों का वर्चस्व रहा पूरा का पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर। साथ ही साथ इन 20 सालों में ये जो कांग्रेस के जो लिबरल लोग थे, उदारवादी जो संविधानवादी थे, इनके जो प्रयास थे भारतीयों को जागरूक बनाने के लिए या भारतीयों को ये बताने के लिए कि ब्रिटिशर्स का शासन सही है या गलत है, या भारतीयों को मोबिलाइज करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो बहुत सीमित थे। और इन लोगों के पास मास अपील कभी भी डेवलप नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये जनता तक पहुंचने की कोशिश किए ही नहीं। ये अपने ही स्तर पर ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को सही या गलत मानते हुए प्रतिवेदन करना, प्रार्थना करना, है ना, इन सब पॉलिसीज पर चलते रहे, और एक बहुत बड़ा या किसी भी स्तर का जन आंदोलन लाने में ये पूरी तरीके से असफल रहते हैं, क्योंकि इनका विश्वास कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ऊपर था कि ब्रिटिशर्स भारत में यहाँ शासन करने नहीं बल्कि भारतीयों को सभ्य बनाने आए हैं, वो उदारवादी मूल्य देने आए हैं जो ब्रिटेन में स्थापित हैं। ये उनकी कहीं ना कहीं एक आस्था थी ब्रिटिशर्स में ना। 19वीं सदी का जब अंत आने लगता है तब उदारवादी राजनीति जो ये चल रही थी, इसकी विफलता जो है वो पूरी तरीके से देखने लगी, और जो एक नेशनल हमारा डिस्कोर्स था, राष्ट्रीय जो एक चरित्र था, उस राष्ट्रीय चरित्र पर बहुत सारे नए नेता या विचारक उभरते हैं, जिन्हें हम लोग उग्रपंथी या कट्टरपंथी कहते हैं। ओके, लॉर्ड कर्जन भारत में आते हैं, उनका लॉर्ड वायसराय बनकर आते हैं। देखिए, लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन करने का प्रस्ताव रखते हैं, और ये कहते हैं कि बंगाल का विभाजन हो जाना चाहिए। कारण वो ये देते हैं कि भाई बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है। बंगाल में उस दौर में आज का बिहार, असम, एक तरीके से बांग्लादेश और उड़ीसा, ये सारे प्रांत आते थे। तो उनका ये तर्क था कि भाई बहुत बड़ा एक ये प्रांत है और यहाँ पर शासन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर इस प्रांत को छोटा कर दिया जाए तो शासन करना आसान रहेगा। अगर इसको दूसरी तरफ देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो अपनी उसी नीति पर चल रहे थे जिस नीति पर कंजर्वेटिव वॉइस रॉय को चलना चाहिए, जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि इंडियंस को दबा के जितना ज़्यादा रखा जाएगा ये उतने ही कंट्रोल में रहेंगे। अगर इनको दबा के नहीं रखा गया तो ये कंट्रोल में नहीं होंगे। जबकि चार्ल्स ट्रेवेलियन और
लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने बकायदा आगाह किया कि अगर भारतीयों के आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचाते रहेंगे तो कई 1857 होंगे। एक 1857 हम लोग किसी तरीके से संभाल ले गए, अगर दूसरा या तीसरा 1857 हो गया तो हमें उसी वक्त भारत को आजाद करना पड़ेगा और यह पॉलिसी गलत होगी। उन दोनों की कही हुई ये बात जो उस दौर में उन्होंने कही 1857 की क्रांति के बाद 1860 या 61 के आसपास, वो बात इस 1905 के बंगाल विभाजन में सही साबित होते हुए नजर आती है। देखिए, इस बंगाल के विभाजन ने सबसे ज्यादा एक शक्तिशाली जो आंदोलन था, जन आंदोलन, उसको जन्म दिया। और न केवल बंगाल, ये जो आंदोलन की लहर थी ये काफी दूर तक गई, यूपी, दिल्ली, काफी बड़े राज्यों तक, हाँ, काफी विस्तृत क्षेत्र तक इसकी लहर, स्वदेशी आंदोलन की और उग्रपंथी आंदोलन की लहर जो थी वो बहुत, इसका व्यापक स्तर था। ये क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल विभाजन की बात होती है और एक तरीके का बंगाली जो अस्मिता वाला सवाल है वो वहां पर खड़ा हो जाता है और बंगाली इसको अपने अपमान की तरह से लेते हैं। धीरे धीरे ये बात देशव्यापी हो जाती है और पूरा देश बंगाल विभाजन के खिलाफ, लगभग पूरा देश बंगाल के खिलाफ, बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने भारतीयों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। देखिए, इसी बंगाल के विभाजन की वजह से उग्रपंथी आंदोलन का भी जन्म होता है, उग्रपंथी राजनीति का भी जन्म होता है। और नए इसमें क्या हुआ, इसमें जो विदेशी वस्तुएं थी, जो ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं थी, उनका बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट किया गया, निष्क्रिय प्रतिरोध को बढ़ावा दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा को इन लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया। जो शुरू के लेक्चर में मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से चेन ऑफ कॉलेजेस बनाने शुरू किए। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्वदेशी लोग आने लगे जो अपने ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जिन लोगों ने खोलनी शुरू करी, जिनमें एक BHU भी है ना। तो किस तरीके से बहुत सारी ऐसे विश्वविद्यालय पंजाब में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, असम में, साउथ इंडियन स्टेट्स में बहुत जगह पर स्वदेशी जो स्कूल और कॉलेजेस हैं इनकी स्थापना होती है। स्वदेशी प्रेस की स्थापना होती है, प्रिंटिंग प्रेस। स्वदेशी अखबार निकलने शुरू होते हैं जो राष्ट्रवादी जो व्यक्तियों के अंदर भावनाएं होती हैं उनको उभारने का काम करते हैं। और कहीं कहीं जगह पर हम लोगों ने सशस्त्र प्रतिरोध भी देखने को मिलता है। जनरली अगर इसको जो बंग भंग आंदोलन हुआ, जो बंगाल विभाजन जिसे कहते हैं, इसको अगर हम लोग माइन्यूटली समझने की कोशिश करें तो ये हमारी समझ में आता है कि लॉर्ड कर्जन जो 1899 में भारत के वायसराय बनकर आए थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कंजर्वेटिव भारत में करना चाहते थे बंगाल विभाजन से पहले। किस लिए किए? ताकि जो यूरोपीय उनका एक समुदाय है उसके हितों को सुरक्षित रखा जा सके। क्या थे वो उपाय? 1899 में आते ही कुछ समय बाद ही उन्होंने कलकत्ता निगम में चुने हुए भारतीय सदस्यों की संख्या बिल्कुल घटा दी। दूसरा उन्होंने काम किया कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम, ठीक है, ये एक कानून लेकर आए। और इससे क्या हुआ कि जो लोगों ने विभिन्न संस्थाएं बनाई थी अपनी, उन संस्थाओं पर अब सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। पहले वो संस्थाएं स्वायत्त थी चार्ल्स ट्रेवेलियन और लॉर्ड मैकॉले के टाइम पर। यहां पर पूरी तरीके से इन संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। सर्वांगीण शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के जो उनका एक दावा था, उस दावे के साथ 1904 में उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम कानून लागू किया। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो निर्वाचित सीनेट के सदस्य हैं उनकी संख्या और कॉलेजेस से जो संबद्धता है वो, साथ ही साथ स्कूल के मामले जो भी होंगे, स्कूल या कॉलेज के मामले, उनमें अंतिम निर्णय लेने की शक्ति
सिर्फ और सिर्फ अधिक सरकारी अधिकारी को दे दी, जो कोई ना कोई ब्रिटिश होगा। डे वन, पहले दिन से वो ये काम कर रहे हैं जिसमें भारतीयों के आत्मसम्मान को, उनके जो एक तरीके से अपना कुछ एरिया में वो अपने आप को स्वायत्त फील कर रहे थे, उनकी आत्मसम्मान को और उनकी स्वायत्तता को ये पहले दिन से ही ठेस पहुंचाने के काम में लग गए लॉर्ड कर्जन। सीधी सी बात है, जब आप ये काम करेंगे और उसके बाद सख्ती से सारी बातों को लागू करेंगे, जो विरोध करेगा उसका सर आप दबाने की कोशिश करेंगे, कुचलने की कोशिश करेंगे, तो भाई यहां विरोध के स्वर उठेंगे। विरोध के स्वर जब उठने शुरू हुए, तब लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बिल्कुल सीमित कर दिया कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता ना के बराबर हो गई, अब सब सरकार के कंट्रोल में चला गया। शिक्षित भारतीय जो थे उस दौर के, उन्होंने इन सभी अधिनियम का तीक्ष्ण विरोध किया और इसके खिलाफ लामबंद हुए, आलोचना हुई, कई जगह पर प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन लॉर्ड कर्जन के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि एक झटका देने के बाद, इतने सारे झटके देने के बाद उसके पास एक बड़ा झटका इंतजार कर रहा था, जो था बंगाल का विभाजन 1905 में। बंगाल की आबादी लगभग उस समय बहुत बड़ा प्रांत था वो, उस समय 7 करोड़ 80 लाख या 8 करोड़ के आसपास मान लीजिए, इतनी थी, और 1/4 हिस्सा थी ब्रिटिश शासन का उस दौर के। तो उनका ये माना गया कि भैया उड़ीसा में अकाल आया, बंगाल में किस तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ब्रिटेन को वगैरह, ये सब चीज़ें करने के लिए, ये सब चीज़ें होने की वजह से असम को बंगाल से अलग कर दिया पहले ही, और कई प्रस्ताव इसमें आए कि आखिर विभाजन किस तरीके से किया जाना चाहिए। बंगाल के विभाजन की जो योजना थी वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पूरी होती है। आमली जामा उसको पहनाया जाता है और उसका एकमात्र जो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड था, जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट था, वो जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी थी कि भारतीयों को दबा के रखना है वो, और दूसरा जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी डिवाइड एंड रूल, जो ओरिएंटलिज्म में हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी, उस डिवाइड एंड रूल को पूरी तरीके से भारत में स्थापित करने के लिए लॉर्ड कर्जन ये काम करते हैं। देखिए, अगर ये सब चीज़ें देखी जाएं कि ब्रिटिशर्स ने क्या तर्क रखे थे बंगाल विभाजन के, तो इसको उन्होंने उचित बताया कि ये सही हुआ। पहला तर्क उन्होंने ये दिया था कि भैया ये बंगाल सरकार के अत्यधिक प्रशासनिक बोझ को बिल्कुल कम कर देगा, जो बहुत ज़्यादा प्रशासनिक बोझ है। दूसरा उन्होंने कारण दिया कि असम की समस्या जो चल रही है उसका भी समाधान हो जाएगा और एक अलग सिविल सेवा विभाग जो है वो वहां पर एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा और असम के पास एक अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और एक अलग प्रांत वो बन जाएगा। आसानी से वहां पर शासन किया जा सकता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा। ये उनके तर्क हैं। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि जो वाणिज्यिक लाभ है वो व्यापक स्तर पर होगा अगर इसका विभाजन कर दिया जाता है, जैसे चाय बागान हुए, तेल के कारखाने हुए, कोयला उद्योग हुआ, तो ये सब जो उद्योग हैं इनके जो हित हैं उन हितों को आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है। साथ ही साथ असम के लोगों को चटगांव के बंदरगाह इसके माध्यम से एक सस्ता समुद्री रास्ता जो है वो प्राप्त हो जाएगा, जो चटगांव से असम के लोगों को जोड़ रहा है ना। असम बंगाल रेलवे जो है उस दौर में ये माना गया, इन लोगों ने ये तर्क रखा ब्रिटिशर्स ने कि असम और बंगाल रेलवे जो पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थी, हाँ, इसको एक एकीकृत प्रशासन के जरिए एक साथ ले आएंगे तो हमारा आवागमन भी वहां पर अच्छा रहेगा। ये काम तो आप बिना विभाजन किए भी कर सकते थे, इसके लिए विभाजन करने की क्या जरूरत है। इनमें से किसी भी चीज को आप अगर तर्कपूर्ण तरीके से देखा जाए, जो उन्होंने तर्क रखे थे, इनमें से किसी भी मुद्दे को ब्रिटिशर्स बिना बंगाल का विभाजन किए भी कर सकते थे।
इसके लिए बंगाल विभाजन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बंगाल का विभाजन करने के पीछे कारण ये नहीं थे जो बताए गए, कारण वो थे जो एक कंजर्वेटिव विचारधारा समझाती है या जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बताती है। देखिए कंजर्वेटिव विचारधारा क्या है, मैं आपको पहले ये समझाने की हल्का सा कोशिश कर देता हूं कुछ सेकंड। कंजर्वेटिव जनरली वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी रेस, अपनी आइडेंटिटी, अपने ज्ञान, जो भी उनका अपना है उसको बहुत महान मानते हैं और बाकी सबको अपने से निम्न मानते हैं। हमारे भारत में भी कंजर्वेटिव हैं, ऐसा नहीं है, जिनको ये लगता है कि बस वही सबसे ज़्यादा जानते हैं और बाकी किसी तर्क के लिए या बाकी किसी लॉजिक के लिए या बाकी किसी बात के लिए भी कोई जगह नहीं है। वो कंजर्वेटिव ही कहे जाएंगे, दकियानूसी जिन्हें हिंदी में बोलते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है दकियानूस का। ब्रिटेन के भी दकियानूसी जो लोग हैं उनका भी कोई इलाज नहीं है। तो इस तरीके के जो विचार हैं, वो जो उन्होंने कारण बताया वो बिल्कुल वेग कारण थे। असली कारण था कि इंडियंस को दबा के रखना है, क्योंकि कंजर्वेटिव थे लॉर्ड कर्जन, और विभाजन करो और शासन करो की नीति को मजबूत बनाना है। ये इसकी असलियत थी, वो नहीं जो ब्रिटिशर्स ने बताई। तो ये सारे के सारे तर्क पूरी तरीके से बेमानी नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है, क्योंकि बंगाली समुदाय के बीच में जो दरार पैदा करने की कोशिश करी, इस दरार में ब्रिटिशर्स अपने उन उद्देश्यों को पूरा करते हुए नजर बिल्कुल नहीं आए जो जिस उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। वो उद्देश्य क्या थे? डिवाइड एंड रूल, अलग कर दो हिंदू मुस्लिम को और शासन करो, और दूसरा भाई हम कंजर्वेटिव हैं तो इंडियंस को दबा के रखेंगे। इसका तीव्र विरोध हुआ और डिवाइड एंड रूल के को बिल्कुल असफल करने के लिए बंगाल में बकायदा रक्षाबंधन का त्योहार कई महीनों तक मनाया गया था, जहां पर महिलाएं मुस्लिम पुरुषों को और मुस्लिम महिलाएं हिंदू पुरुषों को राखी बांधते हुए नजर आईं और सब भाई एक बहनों को वचन देते हुए नजर आए कि उनकी रक्षा करेंगे। तो मजबूती और ज्यादा हुई बंगाल में, उल्टा प्रभाव पड़ा। दूसरा इसमें क्या दिखा, जो इंडियंस को दबाने वाली नीति है, नहीं दबा पाए। क्यों? क्योंकि इस बंगाली जो एक राष्ट्रवाद था, है ना, वो राष्ट्रवाद पूरी उभार के साथ निकल कर आता है और उसका फैलाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो देशव्यापी बन जाता है कि भैया स्वदेशी कोई चीज है, हमें स्वदेशी अपनाना है, हमें ब्रिटिशर्स को बाहर करना है। ब्रिटिशर्स की असलियत खुल के सामने आ जाती है जो अब तक छुपी हुई थी, क्योंकि जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो जनता के साथ अपना संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे थे। यहां इस बंगाल के विभाजन ने जनता को एक सूत्र में अपने आप ही पिरो दिया। मतलब ब्रिटिशर्स जो काम करना चाह रहे थे वो काम नहीं हुआ और जो काम करना अवॉइड करना चाह रहे थे वो हो गया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी आ गई और जो एक सूत्र में पिरोने वाली चीज है वो भी अपने आप ही आ गई बिना किसी नेता की उद्घोषणा किए हुए। ये था हमारा देश एक जमाने में, जिसको आत्मसम्मान इतना ज्यादा प्यारा था कि आत्मसम्मान को बचाने के लिए आप खुद सोचिए, और ब्रिटिशर्स की जो विभाजनकारी नीति है, उस जो नफरत फैला रही है दो समुदाय के बीच में, उसको पूरी तरीके से क्रश करने के लिए लोग एकजुट हो गए। और ये उस दौर के थे। हालांकि बाद में ब्रिटिशर सफल हुए मुस्लिम लीग वगैरह बनने के बाद, लेकिन उस दौर का भारत के बारे में आप सोचिए कि कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से वो कितना अमीर हमारा भारतीय राज्य था। तो लॉर्ड कर्जन की बंगाल के संबंध में ये नीति पूरी तरीके से फेल हो जाती है। यहाँ हमें बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे लेखक बंगाल से हमें उगते हुए नजर आते हैं, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। विवेकानंद की जो राइटिंग्स हैं वो वैश्विक स्तर पर इसी बंगाल विभाजन के बाद जो है ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। कलकत्ता में जो बंगाली भद्रलोक लोग हैं, उनका एक तरीके से
डोमिनेंस आना शुरू होता है स्वदेशी मूवमेंट में, और वो स्वदेशी मूवमेंट को एक दिशा देते हुए दिखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार हुआ उसमें बंगाल अग्रणी था, और बंगाल में जो सरकारी सेवाएं थी, राजनीति का जो क्षेत्र था, जो व्यवसाय थे, उसमें भारत के अन्य प्रांतों की तुलना में बंगाल अपनी बढ़त बना चुका था पहले ही। बंगाल बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को अपना चुका था, जो हम लोगों ने अपने पहले दूसरे वीडियो में भी इस पर चर्चा करी कि किस तरीके से बंगाल में एक तरीके का पुनर्जागरण आंदोलन उसी दौर में आना शुरू होता है। साथ ही साथ देखिए इस दौर में बोअर युद्ध होता है एक, है ना। बोअर युद्ध में अंग्रेजों की हालत बहुत दयनीय हो जाती है। 1904 और 5 में रूस जापान से हार जाता है युद्ध में, और जापान की एक बहुत मार्वलस जीत होती है। और जो आव्रजन कानून है ना, इधर उधर आने जाने वाले कानून जो था, उसके विरोध में अमेरिकी माल का चीन ने बहिष्कार कर दिया। चीन एशियन कंट्री, जापान एशियन कंट्री, बोअर युद्ध में अंग्रेजों की हालत खराब। इन सब परिस्थितियों में बंगाल में और रेस्ट ऑफ द इंडिया में एक आत्मविश्वास जगता है, एक गर्व का माहौल जगता है कि जब जापान कर सकता है, जब चीन कर सकता है, तो हम भारतीय क्यों नहीं, है ना। ये माहौल का निर्माण करने में मदद करती हैं ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। और इन परिस्थितियों में गर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो ये भारतीयों को अपमान से भी बड़ा लगा। बंगालियों को, खास तौर से बंगाली जो पीपल थे, बंगाल के जो लोग थे, उनको अपमान से भी ये बड़ा महसूस हुआ। और 1905 में बंगाल का जो विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ वो पूरे देश में फैल गया। सीमाएं इसने राज्यों के तोड़ दी, कई राज्यों तक हुए, और इसने हर राज्य में एक अलग तरीका ईजाद किया ब्रिटिशर्स का विरोध करने का। देखिए इसमें एक चीज मजेदार है, 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा ब्रिटेन कर देता है, ये देशव्यापी आंदोलन देखते हुए। लेकिन अभी भी बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, और असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया, बिहार को एक अलग प्रांत बना दिया गया, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले आए। क्यों? क्योंकि बंगाल जो था वो गढ़ बन रहा था इस 1905 के घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का। तो भारत की राजधानी जो उस समय तक कलकत्ता में थी, दिल्ली ब्रिटिशर्स शिफ्ट कर देते हैं। ये स्वदेशी आंदोलन जो है, जो मुख्य हमारा भाग है, ये भारतीय इतिहास के जो राष्ट्रवादी इतिहास है, इसकी जो मुख्य घटनाएं हैं उनमें से ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसकी शुरुआत बंगाल के विभाजन से हुई, ठीक है, ये हम सब लोग समझ गए। साहित्यिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये हमें ये मानना पड़ेगा कि अपना देश, और अपना देश मतलब स्वदेशी, ये वाली जो फीलिंग है, ये फीलिंग व्यक्तियों के अंदर, देश के नागरिकों के अंदर जागृत होनी शुरू होती है। और इस आंदोलन की वजह से आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति, इस पर ज्यादा जोर दिया गया, है ना। जब आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति पर जोर दिया गया तो एक बार जब किसी ने बहिष्कार का आंदोलन किया कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना है, ब्रिटिश कंपनियों का बहिष्कार करना है। देखिए ब्रिटिशर्स का बहिष्कार करना है ये कोई नहीं कह रहा, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कुछ सिद्धांतों पर आधारित था। हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे, उनकी नीतियों के खिलाफ थे। हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसलिए नहीं थे कि उनका रंग व्हाइट है और हमारा रंग जो है वो ब्राउन या ब्लैक है, नहीं, हम इस आधार पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ संघर्ष नहीं कर रहे थे। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन संकीर्ण नहीं था। भले ही आज बहुत संकीर्ण स्तर पर हम लोग अपने राष्ट्रवाद को सोचते हो, लेकिन हमारा राष्ट्रवाद ब्रिटिशर्स के साथ उनके स्किन की कलर की वजह से नहीं था, ना ही हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। हम लोग ब्रिटिशर्स की नीतियों के खिलाफ थे। हमारा जो राष्ट्रवाद था, जो एक तरीके का आंदोलन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो आंदोलन की जो नींव थी वो सिद्धांतों पर आधारित थी, प्रिंसिपल्स पर आधारित थी, राइट। तो जैसे ही बहिष्कार का आह्वान होता है, क्योंकि
राष्ट्रीय गरिमा, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, ये सभी व्यक्तियों को नेचुरली लॉर्ड कर्जन ने दे दिया बंगाल विभाजन के बाद। जैसे ही बहिष्कार का आह्वान होता है, सब लोग अंग्रेजी मिलों द्वारा या अंग्रेजी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं प्रत्येक भारतीय। इससे भारत में एक तरीके के नए स्वराज वाले आंदोलन की, नए स्वदेशी आंदोलन की जो नींव है वो रखी जाती है। यहां से भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। देखिए, विभाजन विरोधी था हमारा ये स्वदेशी आंदोलन, बंगाल के विभाजन का पूरी तरीके से विरोध करता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये बंगाल का विभाजन जो किया था, ये हमारी एकता को खत्म करने के लिए किया था। ये बात बंगाली पीपल बहुत जल्दी समझ गए थे और हो गया उल्टा। प्रतिक्रिया में जो आंदोलन उभरा उसने उस आंदोलन की वजह से एकजुटता और एकता जो है भारतीयों की वो और ज्यादा बलवान होती है और एक नए ढंग से एक नया उसको रूप मिलता है। स्वदेशी गठबंधन कई जगह पर हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर बंगाल के विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन की शुरुआत होती है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे मजबूत होती जाती है ना। इसमें अगर हम लोग देखें तो सुमित सरकार की बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया उनकी किताब का नाम है। सुमित सरकार ने बंगाल के स्वदेशी आंदोलन जो हुआ उसमें 4 प्रमुख बातें उन्होंने बताई हैं कि इसकी क्या विशेषता है। नंबर 1 है कि ये उदारवादी प्रवृत्ति थी इसकी। दूसरा, ये रचनात्मक रूप से स्वदेशी था। तीसरा, राजनीतिक अतिवाद। और चौथा, क्रांतिकारी आतंकवाद, है ना। हम लोग क्रांतिकारी आतंकवाद पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं आजकल, तो इसको क्रांतिकारी उग्रवाद भी कह लीजिए, है ना, या क्रांतिकारी अतिवाद कह लीजिए अगर आतंकवाद नहीं तो। खैर, ये पूरी तरीके से 4 चीजें सुमित सरकार निकालते हैं इसमें। अब कालक्रम इनका नहीं बांटा जा सकता। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि ये एक साथ चल रहे हैं, उदारवादी भी हैं साथ में, साथ साथ में रचनात्मक लोग भी अपना आंदोलन कर रहे हैं, साथ साथ में राजनीतिक अतिवादी भी हैं और क्रांतिकारी उग्रवादी भी हैं, है ना, जिन्हें सुमित सरकार क्रांतिकारी आतंकवादी कहते हैं, वो भी हैं। देखिए, उदारवादी जो परंपरा है ये 1903 में जब खुलासा होता है बंगाल विभाजन का, तब से ही इन्होंने विरोध प्रारंभ कर दिया था। कांग्रेस का नेतृत्व जो है इस समय नरमपंथियों के हाथ में था। ओके, और उदारवादियों को यह विश्वास था कि प्रार्थना पत्र, याचिका करना, जनसभा वगैरह, है ना, भाषण देना, जो भाषण आजकल भी आप लोग सुनते होंगे, इन सब जो विरोध करने के जो पारंपरिक तरीके हैं, इन पारंपरिक तरीकों के साधनों के माध्यम से जो ये बंगाल विभाजन जैसा मसला है या कोई और मसला है, इसको हल किया जा सकता है, ये लोग ये मानते थे। लेकिन ये मामला पूरी तरीके से इनका सोचना बेकार गया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तरीका असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। इन उदारवादियों की, जो भारतीय उदारवादी थे शुरुआती दौर के, नरमपंथी जिन्हें हम लोग कहते हैं, उनकी नाक के नीचे ये काम हो गया। तो परंपरागत राजनीति को छोड़ने का टाइम अब आ रहा था, इसका मतलब ये क्लियर था। और कांग्रेस का जो नेतृत्व था, जो कहीं ना कहीं उस समय प्रो ब्रिटिशर्स थे, उसने स्वदेशी आंदोलन की पहल करी तब जब उन्हें यह पता चला कि इन रास्तों पर चलकर ब्रिटिशर्स के साथ अब पैक्ट नहीं किया जा सकता और ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं भारतीयों को धोखा दे रहे हैं। वो यहाँ सभ्य बनाने नहीं आए, वो अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने आए हैं। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी लेकर आते हैं, फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होते हैं। बंगाल में 1905 में जो ब्रिटिशर्स के माल और इनकी संस्थाओं के बहिष्कार करने की बात थी, उसका इन्होंने ही आह्वान किया था। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सामूहिक बैठक
का आयोजन किया गया था 7 अगस्त 1905 को, और बिल्कुल ये पास किया गया कि ब्रिटिशर्स के जो भी चीज़ें हैं भारत में उन सबको बहिष्कार किया जाएगा और एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन चलाया जाएगा जिसमें सब लोग अपने अपने भारतीय जो है इंडिजिनस स्कूल और कॉलेजेस ये खोले जाएंगे। श्रमिक जो हैं वो भी हड़ताल पर रहेंगे। कंप्लीट शटडाउन, मतलब अब ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना है, ये बात जो लिबरल्स थे, जो नरमपंथी थे, वो भी मानने लगे। तो ये उदारवादी परंपरा में ये लोग शामिल होते हैं। दूसरे इसमें आते हैं रचनात्मक स्वदेशी। देखिए, स्वदेशी आंदोलन में जनरली परंपरागत तकनीक जो थी उनका विरोध स्वरूप विकास देखने को मिलता है। जो एक राष्ट्रवादी वर्ग था भारत में, उसने यह महसूस किया कि विदेशी शासन से राजनीतिक भिक्षा मांगने से ज्यादा अच्छा है कि रचनात्मक कार्य के द्वारा स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इस क्रम में क्या काम करने होंगे भैया? आप स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है उनकी स्थापना करिए, जो गांव हैं उनको सुधारिए, हाँ, उनकी पूरी व्यवस्था को सुधारिए। इस तरीके के कदम जो रचनात्मक स्वदेशी थे इन लोगों ने उठाने शुरू किए। जनरली इस प्रवृत्ति को उठाने में प्रफुल्ल चंद्र रॉय, है ना, और निरातन सिरकर, ये दो नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं जिन्होंने व्यावसायिक उद्यमों को आगे बढ़ाया। सतीश चंद्र मुखर्जी, इनकी डॉन सोसाइटी थी, उनकी पत्रिका का नाम भी डॉन था। रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन आश्रम आज भी है, बहुत फेमस है। और इस तरीके से एक सारस्वत आयतन नाम की संस्था थी, कोई उपाध्याय थे उनकी। इन सब के माध्यम से जो रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन हुआ उसको एक अभिव्यक्ति मिलती है, उसको एक आवाज मिलती है। स्वदेशी समाज जो 1904 में बनता है, उसके माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने पारंपरिक हिंदू समाज के पुनरुद्धार के लिए स्वयं सहायता या आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्यक्रमों का एक डिजाइन तैयार किया। इसी तरीके से एक स्वदेश बांधव, है ना, इन्होंने कई कमेटियां वगैरह एस्टेब्लिश करी, कई विवादों को निपटाने का दावा किया। अगर हम लोग सुमित सरकार की इसी मॉडर्न इंडिया की बात, जो उनकी बुक है, उसको अगर हम लोग देखें तो उनका ये मानना था कि स्वदेशी आंदोलन की इसी प्रवृत्ति की वजह से जो रचनात्मक प्रकृति थी, है ना, इसमें अनेक ऐसे तत्व मौजूद पाए गए जिन्हें बाद के वर्षों में गांधी ने अपने कार्यक्रमों में अपनाया। जो गांधी ने एक मूवमेंट चलाया वो इन्हीं रचनात्मक जो प्रवृत्तियां थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह इन लोगों ने जो शुरू करी थी, इनको गांधी ने खुद अडॉप्ट किया इन हिज वेरियस मूवमेंट्स। नेक्स्ट इसमें आता है राजनीतिक अतिवाद। देखिए, राजनीतिक अतिवाद किसे कहेंगे? राजनीतिक अतिवाद का यहाँ मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई पॉलिटिकली बहुत आगे या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर कोई बात रख रहा है, नहीं। स्वदेशी आंदोलन की लहर जब चल रही थी तो उस लहर में बहुत सारे नेताओं ने यह महसूस किया कि स्वतंत्रता के बिना राष्ट्रीय जीवन का वास्तविक उत्थान नहीं हो सकता। अब स्वतंत्रता ही चाहिए, बिना स्वतंत्रता के तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये विचार जो था ये पैठ बनाने लगा भारतीयों के बीच में। इस प्रकार एक नए राजनीतिक आदर्श की तरफ भारतीय जो हैं वो कदम बढ़ाते हुए दिखते हैं, जिसमें राजनीतिक चापलूसी, टुकड़ों में संवैधानिक सुधारों की मांग करना, जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट करते थे, जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सीधे स्वराज की मांग करें, सीधे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करें कि हटो भैया, भारत छोड़ो। आप कौन होते हो हमें बताने वाले कि हम नेशन है कि नहीं है? आप कौन होते हो ये बताने वाले कि हम बैकवर्ड है कि नहीं है? ठीक है, आपने बता दिया, जाओ यहाँ से, हम लोग खुद सुधार लेंगे अपने आप को। सिंपल, एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में आप लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है, हम लोग बैकवर्ड हैं, मान लिया, हाँ हम लोग भैया बहुत, हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं, तो ये हमारी है ना, हम लोग ठीक कर लेंगे। आप यहाँ क्यों हो? अगर आपका कोई मतलब नहीं है, जाओ, हम लोग खुद सुधार लेंगे अपने आप को। ये जो अचानक से एक राजनीतिक चेतना यहाँ पर आती है, इस राजनीतिक चेतना ने राजनीतिक अतिवाद को भारत में जगह दी। इन्हीं को जो नेता थे
इनमें इन्हीं नेताओं को निष्क्रिय प्रतिरोध का जनक भी भारत में माना जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब इन लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि असहयोग करेंगे और निष्क्रिय प्रतिरोध करेंगे, जिसे पैसिव रेसिस्टेंस कहा जाता है। देखिए, इन्होंने धर्म और संस्कृति को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। किस तरीके से धार्मिक पुनरुत्थानवाद होना चाहिए, है ना, एक नई राजनीति के शुभारंभ के लिए भगवत गीता का इन्होंने कई जगह पर उदाहरण लिया। हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्ह जो थे, शक्ति के जो चिन्ह थे, जो त्रिशूल वगैरह थे, हाँ, इस तरीके की जो छवियां थी देवी देवताओं की या महापुरुषों की, इन छवियों का इन लोगों ने अतिवादियों, राजनीतिक अतिवादियों ने प्रयोग करना शुरू किया, है ना। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम थोड़ा सा नेगेटिव निकलता है, क्योंकि मुस्लिम जो हैं वो राजनीतिक अतिवाद से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं, और जो लोअर कास्ट ग्रुप्स हैं वो इनकी तरफ आकृष्ट नहीं होते। तो कुछ सीमित तबके तक ये राष्ट्रीय राजनीतिक अतिवादी आंदोलन जो है वो सीमित होकर रह जाता है। लेकिन ये जो क्रांतिकारी अतिवादी आंदोलन था, या जिसको सुमित सरकार क्रांतिकारी आतंकवाद कहते हैं, ये उभरा स्वदेशी आंदोलन के एक अन्य प्रकार के रूप में। गुप्त समितियां बनाई गई बंगाल में, हालांकि ये अस्तित्व में रही थी 1902 के आसपास से ही शुरू हो गई थी, लेकिन स्वदेशी आंदोलन जैसे ही शुरू होता है, इनकी गतिविधियां जो थी, जो ये गुप्त गतिविधि समितियां बनी थी, सीक्रेट एजेंसीज जिन्हें बोलते हैं, जो छुपे हुए रहकर काम करते रहे, बहुत ज्यादा इनका इजाफा हो जाता है, बढ़ जाती हैं ये। और पुलिन बिहारी दास 1906 में ये ढाका अनुशीलन समिति बनाते हैं। इसके बाद 1906 में इन्हीं क्रांतिकारियों का एक अखिल भारतीय बंगाल सम्मेलन आयोजित किया गया, और उसी वर्ष युगांतर नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया, जो बहुत रेवोल्यूशनरी पत्रिका थी। कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई, बरिंदर कुमार घोष ने करी, हेमचंद्र कानूनगो थे, प्रफुल्ल चाकी थे, है ना। इनका एक समूह उभरा जिन्होंने त्वरित कार्यवाही की मांग करी, तुरंत वाली कार्यवाही की, हमें जो भी करना है वो तुरंत एक्शन लेना है, डायरेक्ट एक्शन लेना है, धन जुटाना है, ये इस टारगेट पर इन लोगों ने काम करना शुरू किया। और इसके लिए इन्होंने पहली डकैती 1906 में, जिसे स्वदेशी डकैती के नाम से जाना जाता है, रंगपुर में अंजाम दी, और कलकत्ता में बम निर्माण इकाई कारखाना जो है वो इन लोगों ने स्थापित किया। 1907-8 ईस्वी के आसपास कई बारी देखा गया कि विदेशी व्यापार का जो व्यापार कर रहे हैं व्यापारी, उनको लूट लिया गया। जासूसी जो कर रहे थे इनकी, उनका मर्डर कर दिया गया, या जो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर व्यापार कर रहे थे उनके घरों में चोरी या डकैती करना शुरू किया गया, ताकि धन का अर्जन किया जा सके। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी कोशिश करते हैं मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, और इसका नतीजा होता है कि औरबिंदो घोष और बरिंदर कुमार घोष, इन सब के साथ जो इनका एक पूरा समूह था वो गिरफ्तार हो जाता है। और इनकी जो गतिविधि थी, अतिवादी कह लीजिए या सुमित सरकार के शब्दों में आतंकवादी गतिविधि कह लीजिए, हाँ, इनको झटका लगा और कहीं ना कहीं इनका आंदोलन भी खत्म होता हुआ नजर आता है। ये जो स्वदेशी आंदोलन का जो अखिल भारतीय चरित्र था, ये 4 बातें खत्म करने के बाद अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इस अखिल भारतीय चरित्र ने भारत में इस आंदोलन को पूरी तरीके से फैला दिया। लंबा दौर शुरू हुआ, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक आते हैं, पंजाब में लाला लाजपत राय आते हैं, दिल्ली में सर हैदर रजा आते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई आते हैं, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के आगाज करने में बहुत सारे छात्र, महिलाएं, मजदूर, किसान, बहुत सारे लोग अपने कार्य क्षेत्र या घरों से निकलकर स्वदेशी आंदोलन में
भाग लेते हैं और स्वदेशी विचारधारा को अपनाते हैं। सोचिए, बंगाल से शुरू हुआ और मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई, हाँ आप सोच लीजिए कि कितना इसका व्यापक स्तर रहा होगा। और खासतौर से जो छात्र थे उस दौर के, उन्होंने बड़ी संख्या में स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। कई जगह इन लोगों ने सीधे सीधे जुलूस निकाले, प्रोटेस्ट किया अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, उनकी नीतियों के खिलाफ आंदोलन हुए। जहां भी ब्रिटिश सामान बिक रहा था वहां इन लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया। पुलिस ने अत्याचार भी किए इनके ऊपर, इन धरने और प्रदर्शन को डिस्पर्स करने के लिए। महिलाएं जो जनरली उस दौर में यह माना जाता था कि घरेलू कामकाज में जुटी हुई हैं, वो तक घर से बाहर निकलकर पुलिस का सामना करने के लिए स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने आई। तो इसकी व्यापकता बहुत बड़ी थी इस आंदोलन की, और बहुत फेमस आंदोलन था ये, देशव्यापी आंदोलन था। देखिए, इनमें अगर हम लोग स्वदेशी आंदोलन की तकनीकें जानने की कोशिश करें तो तकनीकें इनकी क्या थी। इन लोगों ने भैया सीधे सीधे एक तरीके से जो देश भर के लोग थे उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। पूरे भारत के लिए बंगाल का विभाजन और स्वदेशी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और आकर्षण वाला मुद्दा बन गया। आने वाले वर्षों में जो एक नारा था तिलक ने जो दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा घर घर तक पहुंच गया और सभी व्यक्ति सिर्फ आजादी की मांग करने लगे। देखिए, एक घटना की वजह से हमें आजादी नहीं मिली है, कई सारी घटनाएं एक के बाद एक होती रही जो हमें एक माला की तरह से, नहीं जैसे हम लोग माला बनाते हैं उसमें मोती रखते हैं एक के बाद एक, और वो मोती पिरोते चले जाते हैं, बीच में वो माला ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है। तो उस माला की तरह से हम पिरोते चले गए, तब जाके हमें आज़ादी मिली, अगर मोतियां घटनाएं माना जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। निष्क्रिय प्रतिरोध देखा, सक्रिय प्रतिरोध देखा, हाँ क्रांतिकारी प्रतिरोध देखा, बहिष्कार देखा। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस स्वदेशी आंदोलन में हमारे सामने नज़र आती हैं और भारतीय इसमें ब्रिटिशर्स को कई मामलों में दबाने में भी सफल होते हैं। सीधे सीधे आर्थिक उद्यम और आर्थिक वस्तुओं का बहिष्कार कर देना, ये ब्रिटिशर्स की आर्थिक स्थिति जो थी उसको चोट पहुंचाने के बराबर था। ठीक है, तो ये एक तरीके से यहाँ पर स्वदेशी चीज़ें भी उठनी शुरू होती हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा की बात होनी शुरू होती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। और 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था के लिए 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज भी शुरू हुआ जिसके प्रधानाचार्य ऑब्वियसली अरविंदो घोष थे। इस प्रकार बंगाल में कई टेक्निकल कॉलेजेस खुले, कई स्कूल फॉर किड्स, बच्चों के लिए स्कूल खोले गए और ये स्कूल काफ़ी लंबी समय तक चले और क्रांतिकारियों की यहाँ भर्तियाँ भी होती रहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत व्यापक था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो श्रमिक अशांति हमें देखने को मिलती है इस दौर में, और ट्रेड यूनियन हड़ताल पर निकलते हैं। जैसे सितंबर 1905 में ही हावड़ा की बर्न कंपनी में 257 बंगाली क्लर्कों के जो अपमानजनक सेवा शर्तें रखी गई थी उसके खिलाफ मजदूर लामबंद हो गए। 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे में क्लर्कों ने हड़ताल करी, हाँ, जो काम और की शर्तें और कंडीशंस थी उनके खिलाफ, और रेलवे यूनियन का यहीं से जन्म होता है। जूट की जो मिलें थी 1906 और 8 के बीच में, इनमें भी व्यापक तौर पर हड़तालें हुई ब्रिटिशर्स की नीतियों के विरोध में, और कई तरीके के श्रमिक आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण है जानना है हमारे लिए, और ना ही कोई हिंसक या अशांति की घटना घटित होती है जिसकी ब्रिटिशर्स उम्मीद कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, इस आंदोलन ने ब्रिटिशर्स को यह बताया कि आप अगर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे तो उसका जवाब हम एकजुटता से देंगे, अलग अलग होकर नहीं, तो आपकी योजना भारत में सफल नहीं होगी। ये उस दौर के भारतीयों ने ब्रिटिशर्स को समझा दिया था।
संपर्क के बहुत सारे माध्यम थे, है ना। कई तरीके की तकनीक, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पर्चे बांटकर छापना, जनसभाओं का आयोजन करना, इन सब के साथ साथ भारतीय जो परिस्थिति में तेजी से बदलाव आ रहे थे, इन सब बदलावों को स्वदेशी आंदोलन में इस्तेमाल किया गया। ओके, बिपिन चंद्र पॉल, भाई जो ये पूरा फेज 3 लोगों की वजह से जाना गया ना, लाल, बाल और पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पॉल। तो इन सब लोगों ने देशभक्ति को अपने प्रतीक, अपनी छवियों और औपचारिकताओं के साथ साथ धर्म के साथ भी जोड़ा, है ना। तो स्वदेशी आंदोलन में हमें धार्मिक प्रतीक, चिन्ह और ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे स्वदेशी संगठन बनते हैं उस दौर में, है ना, 1905 से 1907-8 के बीच में। और खास तौर से ढाका और बकारगंज जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें स्वयंसेवक देखने को मिलते हैं जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन में भाग लेते हैं और लोगों को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। अब देखिए, यहाँ अगर हम लोग जानना चाहें कि उग्रपंथ के उदय के कारण क्या थे, सबसे पहले तो ब्रिटिश शासन का जो वास्तविक चरित्र है वो खुलकर सामने आ गया, बिल्कुल ओपनली सामने आ गया कि ब्रिटिशर्स भारत में यहाँ हम लोगों को सभ्य बनाने तो बिल्कुल नहीं आए हैं, जबकि भारत में डिवाइड एंड रूल हम लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए आए हैं। तो भैया सीधी सी बात है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे और आपस में एकजुटता का परिचय देंगे। और विभिन्न घटनाओं से ये बात वो साबित भी करते हुए हमें नजर आते हैं, जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस करी। सामाजिक और धार्मिक जागृति भी हमें इसी दौर में देखने को मिलती है, वो चाहे रामकृष्ण मिशन के जरिए हो जो हम लोग पढ़ चुके हैं, या धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन हुए हो, या आर्य समाज ने किया हो, या मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए हो, शुरुआती दौर का जो हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए, ये सब कुछ हुआ। लेकिन ब्रिटिशर्स की फूट डालो और शासन करो की नीति सफल नहीं हुई। ये एक बहुत तगड़ा जवाब था सामाजिक और धार्मिक जागृति का। ध्यान रखिए, वो दौर था सामाजिक और धार्मिक सुधार का, और ये एक दौर आया जो सामाजिक और धार्मिक जागृति लेकर आता है। अगर वो सुधार नहीं हुए होते तो ये जागृति भी ऐसे नहीं आती। उन सुधारों का ही नतीजा था कि ये जागृति में हमें यूनिटी एक तरीके से नजर आती है बंगाल विभाजन के समय। और जनता को लामबंद करने में जो अर्ली कांग्रेस लीडर्स थे वो पूरी तरीके से विफल हो जाते हैं। तो उनकी विफलता भी जो कट्टरपंथी लोग थे, लाल, बाल, पाल, है ना, या दूसरी तरीके के जो नरमपंथी नहीं थे कांग्रेस के अंदर, उन लोगों ने एक नया रास्ता जनता को दिखाया, जो आंदोलन का रास्ता था, जो विरोध का रास्ता था, जो प्रतिरोध का रास्ता था। राइट। तो इस तरीके से नरमपंथी की जो जनता तक पहुंच नहीं थी, गर्मपंथियों ने, है ना, अपनी पहुंच, या कट्टरपंथी कह लीजिए उनको, अपनी पहुंच जनता तक बनाई और आंदोलन को सक्सेसफुल बनाया। ये मोटा मोटा जो है पूरा का पूरा हमारा एक तरीके से स्वदेशी और रेडिकल जो लोग थे उनका ये मुख्य फेजेस रहे, जिसमें कई सारे चीज़ें हमें देखने को मिली। लास्ट में चलते चलते हम लोग बात करते हैं उग्रपंथ के प्रमुख नेताओं की। 3 नेता थे जो मैंने अभी बताया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। लाला लाजपत राय, बहुत कम शब्दों में इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। पंजाब के उग्रपंथी नेता थे, कांग्रेस के उग्रपंथी जो एक धड़ा उभर कर आता है नरमपंथियों के विरोध में, उनके ये अग्रणी व्यक्ति थे और आर्य समाज की गतिविधियों से ये बचपन से ही प्रभावित थे। हिंदू राष्ट्रीयता के विचार की ओर ये आकर्षित थे। हाँ, और लाला लाजपत राय ने अक्टूबर 1904 में पंजाबी की शुरुआत की, जिसका आदर्श वाक्य क्या था कि किसी भी कीमत पर स्वयं की मदद, मतलब भाई आप कुछ भी कंडीशन में रहिए लेकिन स्वयं की मदद करिए। इसके बाद उन्होंने बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसको नेतृत्व दिया और ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरी तरीके से इनका दमन करने की कोशिश करी गई, इनको दबाने की कोशिश करी गई। लेकिन जब इन्हें भारत से निष्कासित कर दिया गया और ये अमेरिका गए, तो वहां भी उन्होंने अपनी
उद्देश्यों की पूर्ति का कार्य जारी रखा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और अमेरिका में लाजपत राय ने इंडियन लीग ऑफ अमेरिका इसकी स्थापना करी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय रूप देने के लिए यंग इंडिया का संपादन कार्य करना शुरू किया। तो आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद जब भारत वापस लौट कर आते हैं तो वो दोबारा से राष्ट्रीय आंदोलन में ये कूद पड़ते हैं। ये मोटा मोटा इनका ये था ना। बाल गंगाधर तिलक, देखिए बाल गंगाधर तिलक का, लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है इनको, ये गांधीवादी युग के पहले दौर में राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। कांग्रेस के ये सबसे पहले नेता थे जिन्होंने जो कारावास था, जेल वगैरह जो भेजा जाता था, उसकी यात्राएं भी सही। और उग्रपंथियों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस भी लोकमान्य तिलक ही थे। पश्चिमी शिक्षा में निपुण थे। तिलक जो थे वो भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन और भारतीय जो एक समृद्ध राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत थी उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। उन्होंने जनरली जो उनकी किताबें हैं उनमें गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये प्रसिद्ध पुस्तकें उन्होंने लिखी। साथ ही साथ मराठी भाषा में भी इन्होंने समाचार पत्र जो एक आता था केसरी, उसका संपादन भी किया। जनता के लामबंदी में विश्वास रखते थे और गणपति पूजा, शिवाजी महोत्सव, ये सब इन्होंने वहां पर बंगाल में किया। और इन्होंने ही सबसे पहले ये घोषणा करी थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और ये घर घर पॉपुलर हुआ था वाक्य। लास्ट में बिपिन चंद्र पॉल आते हैं। बिपिन चंद्र पॉल भी बंगाल में इनका जन्म होता है। बहुत ही प्रखर प्रवक्ता थे, बहुत अच्छे लेखक थे, शिक्षक, पत्रकार, लाइब्रेरियन के रूप में ये बंगाल में काम करा इन्होंने। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये शामिल होते हैं और 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जो भेदभावपूर्ण शस्त्र अधिनियम 1878 लागू किया जाना था, उसको हटाने के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए हटाने के लिए बहुत मजबूत दलीलें इन्होंने रखी थी और वहीं से ये फेमस हुए थे। इन्हें उग्रपंथियों की जमात में लाल पाल की एक तिकड़ी के रूप में महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा जाता है। इन्होंने स्वराज को अपनाया, स्वदेशी को अपनाया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए अपील करी, राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों की स्थापना करी और उन्होंने ये कहा कि गरीबी और बेरोजगारी, इन दोनों का उन्मूलन करने के लिए स्वदेशी का इस्तेमाल और विदेशी का बहिष्कार किया जाना चाहिए। और ये जो स्लोगन इन्होंने दिया, स्वदेशी का इस्तेमाल और विदेशी का बहिष्कार, इसलिए होना चाहिए क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन किया जाना है भारत से, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और कई तरीके की सामाजिक बुराइयां धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होती हैं और ये चाहते भी थे कि सामाजिक बुराइयां खत्म हो। अब इनके खिलाफ भी कई तरह की कार्रवाइयां होती हैं, इन्हें भी कारावास भेजा जाता है। एज यू ऑल नो, 1907 के आसपास मद्रास प्रेसिडेंसी से भी इनको निकाल दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा और 1908 के बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। देखिए, इनके अलावा अरविंदो घोष थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात करी, और पिल्लई साहब थे, चिदम्बरम पिल्लई। जनरली अरविंदो घोष ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से यह घोषित किया कि उनकी राजनीतिक कार्यवाही का उद्देश्य देश की पूर्ण स्वतंत्रता है और कुछ नहीं। और जनरल इसी आधार पर उन्होंने बिपिन चंद्र पॉल ने जो किताब, एक पत्रिका शुरू करी थी वंदे मातरम, उसके प्रधान संपादक के तौर पर भी काम किया और राष्ट्रीय नेताओं को और राष्ट्र की जो एक राष्ट्रवादी दिशा थी उसको इन्होंने अपने लेखनी से आगे बढ़ाने का भी काम किया। अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी और बंगाली भाषा में धर्म नाम की इन्होंने पत्रिकाएं भी शुरू करी अरविंदो घोष ने, और उनको जल्द ये एहसास हुआ कि भारत जो है एक राष्ट्र के रूप में आज़ादी के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए 1910 के आसपास वो पांडिचेरी चले गए आध्यात्म की तलाश में
और सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया और अपनी मृत्यु तक वो पौंडीचेरी में ही आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते रहे, अरबिंदो घोष। देखिए, ये पूरा का पूरा डिस्कोर्स है रेडिकल और स्वदेशी का। ये 2 लेक्चर होते, एक ही में मैंने आपके लिए कवर करा दिया, जिसमें एक स्वदेशी हैं और दूसरे रेडिकल्स हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो हम लोग समझ चुके हैं। अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो भारत में संविधानवाद की शुरुआत, इसके ऊपर होगा। मैं शायद कल उस लेक्चर को अपलोड कर दूं। लेक्चर ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, ये मेरी मंगल कामनाएं हैं, और मेहनत करिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।